Hello student, my name is Shruti Jain and I'm your faculty of financial management. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So in this lecture we will be starting your unit 3, that is cost of capital. Hope you have understand all the previous topics which I have discussed in your Zoom meeting and your videos. So in the last videos we have covered your capital budgeting, the various techniques of capital budgeting, importance of capital budgeting, and how you can take a decision regarding your investment by applying various capital budgeting techniques. So in this lecture we will be covering your cost of capital topic, in the which is the minimum rate of return you are required if you want to start your company or you want to start your business. So let's start this topic, and if you face any type of problem or any type of issue regarding any videos or any type of topic, please do ask me in your Zoom meeting, or you can personally text me so that I can clear your doubt regarding any topic and any problem. So let's start this lecture. So in this lecture we will be covering your cost of capital. Let's start this by its definition. So cost of capital is the rate of return that the firm require for investment in order to increase the value of the firm in the marketplace. So कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कंपनी को रिक्वायर्ड है, जो कंपनी इन्वेस्ट करती है. लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ, मैंने 10 रुपये लगाए हैं, तो कम से कम कंपनी को कितना रुपया चाहिए, वो 10 रुपये जो जिससे कि वो कवर कर सके, उसको हम बोलते हैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लेके, अगर मैंने कंपनी ने बाहर से माल लिया है, बाहर से लोन लिया हुआ है, या कंपनी ने कहीं से पैसा उठाया हुआ है, तो उसका टोटल मिला के हमारा 10 रुपये का उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, 10 रुपये का उसका खर्चा है. सो इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम देखेंगे कि उसको कम से कम कितना पैसा चाहिए, सो जिससे कि वो आपका 10 रुपये कवर कर पाए. उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि उस कैपिटल को कवर करने के लिए कितना हमको रिटर्न चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो सके. ठीक है. सो अनदर डेफिनेशन में क्या कहता है, द source of capital of a firm must be in the form of preference shares, equity shares, debentures and retained earning. So अब मुझे क्या पता है मेरा पैसा एक्चुअल में खर्च किस सोर्स में होगा. या तो मैं इक्विटी अपना खुद का पैसा लगाऊंगी, क्या क्या खर्चा हो सकता है, या तो मैं खुद का पैसा लगाऊंगी जिसमें हम क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, या आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हो. दूसरा आप क्या कर सकते हो, डेप्ट के थ्रू पैसा कर सकते हो. डेप्ट के थ्रू में आपका क्या क्या एक्सपेंसेस हो जाते हैं, लाइक आपके डिबेंचर्स आ गए, बॉन्ड्स हो गए. आपको डिबेंचर्स को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बॉन्ड्स होल्डर को आपको पैसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. एंड नेक्स्ट आपकी जो लास्ट कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो आप पैसा अपने पास सेव करके रखते हो. लाइक मैंने, अगर मेरे पास मेरी अर्निंग हुई है पूरी 1 लाख की, उसमें से मैंने 10,000 रुपये अपने पास सेव करके रखा हुआ है एज अ रिटेन अर्निंग, तो उसकी कॉस्ट क्यों निकालते हैं हम? उसकी कॉस्ट इसलिए निकालते हैं कि आप वो 10,000 रुपये कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे. तो उसकी एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो रियल कॉस्ट नहीं होती, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर वो आप पैसा कहीं और लगाते हो तो आपको कितना फ़ायदा होता. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग द वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज एंड उनकी क्या क्या कॉस्ट होती हैं. लाइक आपको सबसे पहले इक्विटी कॉस्ट निकालनी है, इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालनी है, प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालनी है. प्रेफरेंस शेयर्स में भी हम 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे, आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. देन आते हैं आपके डिबेंचर की कॉस्ट पढ़ेंगे हम. डिबेंचर में भी सेम आपका 2 तरह के डिबेंचर्स होते हैं. फर्स्ट इज योर रिडीमेबल मतलब जो आपके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं, मतलब वो आपके इक्विटी शेयर्स या तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे. लाइक डिबेंचर्स से अगर वो पैसे में कन्वर्ट होने हैं तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे. लाइक 10 साल बाद अगर मेरे को वो पैसे में कन्वर्ट करने हैं तो हम उसको 10 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे. इररिडीमेबल जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि वो कैश में कब कन्वर्ट होगा आपका. सेम गोज विद योर प्रेफरेंस शेयर्स में कि कब वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, कब वो आपके कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे. अगर वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम उसको रिडीमेबल बोलेंगे, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, लाइक 5 साल, 3 साल, 10 साल के जो भी टाइम होगा उसको हम रिडीमेबल बोलेंगे. और जिसका कोई टाइम सर्टेन नहीं होगा कब वो रिडीम होंगे, उसको हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं. और दूसरा आ जाती है हमारी बॉन्ड्स की कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स होता है, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. यूजुअली जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होती है उसका फॉर्मूला
फॉर्मूला और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला आपका यूजुअली सेम होता है, बट अगर हम देखते हैं आपका कहीं बुक्स में अलग भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन सिंपल टर्म, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये क्या होता है बेसिकली आपका क्या होता है, ये सबका एवरेज कॉस्ट होता है। लाइक आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस ऐड करना है, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ऐड करनी है। इन सब का जो एवरेज आपका कॉस्ट आता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कंपनी को इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, अगर उसको आगे प्रॉफिट अर्न करना है या फिर मार्केट में उसको रहना है, तो कम से कम उसको, लाइक अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी आई 2 रुपये की, 2 रुपये की आपकी प्रेफरेंस शेयर्स आई है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपकी 2 रुपये की ही, डिबेंचर की कॉस्ट आई है 2 रुपये की ही आपकी, रिटेन अर्निंग आई है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो गई 8 रुपये। तो कंपनी को एटलीस्ट 8 रुपये तो चाहिए ही चाहिए अगर उसको मार्केट में रहना है, अदरवाइज इट विल नॉट सर्वाइव। तो इसको हम बोला जाता है, जैसे वो जो 8 रुपये हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, की इतना पैसा लगाने के लिए कंपनी को इतना कम से कम रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्या क्या होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल, मतलब जब जीरो रिस्क लेवल पे आपका क्या होता है, मतलब जब आपको कोई रिस्क ही नहीं है तो उस चीज़ की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आपकी। इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न व्हेन अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नो फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क, मतलब फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं है यहाँ पे। आपका बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है जो आप पैसा लगाते हो, क्या पता उसमें वो पैसा आपका चलेगा वो बिजनेस या नहीं चलेगा। अगर मेरा बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है तो मे बी उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क होता है लाइक आपने जो इंटरेस्ट लिया है, डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए हैं या आपने कोई भी लोन लिया है, आप उसका पैसा चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे, या उसका इंटरेस्ट देगा पैसा दे पाओगे नहीं दे पाओगे। बिजनेस रिस्क तो होता है कि आपका वो बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। फाइनेंशियल रिस्क होता है जो आपने डेब्ट्स लिए हैं आप उनका पैसा चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे, ठीक है। तो जीरो रिस्क क्या होता है, जब आपका फाइनेंशियल रिस्क जो आपका फर्स्ट लेवल होता है, रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल, मतलब जब आपका फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क दोनों जीरो के जीरो होते हैं। अब बिजनेस रिस्क प्रीमियम क्या होता है, जनरली बिजनेस रिस्क प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाय द कैपिटल बजटिंग डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इफ द फर्म select a project which has more than a normal risk, the supplier of the funds for the project will naturally expect a higher rate of return than the normal rate, thus the cost of capital increase। So obviously क्या है, अगर मेरे को पता है कि इस वाले प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब नॉर्मल रिस्क से भी ज़्यादा रिस्क है, लाइक अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो मैं बैंक में इन्वेस्ट कर रही हूँ, बैंक मुझे 4% रिटर्न दे रहा है, दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं कैपिटल शेयर्स किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ जिसका रेट ऑफ रिटर्न मुझे 10% कंपनी दे रही है, बट द रेट वो 10% ज़्यादा, वो आपसे 4% और 6 उसमें 10% में डिफरेंस 6% का है, वो 6% आपको कंपनी ज़्यादा क्यों दे रही है, बिकॉज द रेट ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है इन केस ऑफ कंपनी, बट इन केस ऑफ बैंक आपका जीरो रिस्क होता है। सो सेम बिजनेस रिस्क में बोल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो यूजुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे को इससे रिटर्न भी ज़्यादा ही मिलेगा, अगर हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो इन रिटर्न हमारे को ज़्यादा ही प्रीमियम मिलेगा। तो इन रिटर्न वो क्या हो जाता है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ा देता है, इससे आपकी के की कॉस्ट बढ़ जाती है, के की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको या तो डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा उनको या रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको इन दैट केस। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। वही फाइनेंशियल रिस्क वो होता है कि क्या आप वो जो पैसा आपने उधारी पे लिया है उसका इंटरेस्ट दे पाओगे नहीं दे पाओगे। फाइनेंशियल रिस्क रिलेट टू द पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। अ फर्म विच हैज हायर डेब्ट content in its capital structure should have more risk than a firm which has comparatively low content। ठीक है, तो जिस कंपनी अगर मेरे पास 1 लाख रुपए मैंने रेस करे हैं, अगर उसमें से मैंने 60,000 आपके कहाँ से लिए हैं, डेब्ट से लिए, मतलब लोन से लिया है, और 40,000 खुद का पैसा लगाया, तो मैंने बाहर का पैसा ज़्यादा लिया हुआ है, उधारी का पैसा ज़्यादा लिया हुआ है, तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और मेरे को क्या करना है, कम से कम वो कॉस्ट तो मुझे कवर करनी ही करनी है। इन केस अगर हमारे वाइस वर्षा हो जाती है, मैंने 60,000 अपना पैसा लगाया है, 40,000 बाहर का पैसा लगाया हुआ है, तो क्या है, मेरा फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू द जो होना चाहिए।
ठीक है, तो इसको हम कंपोनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? के इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब के मतलब क्या होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। के इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आर जीरो इज द रिस्क, आपका जब जीरो लेवल पे है, रिटर्न एट जीरो लेवल, रिस्क लेवल पे, मतलब यहाँ तो आपको कोई रिस्क ही नहीं है। बी, अगर आप कॉस्ट देखते हो तो कॉस्ट तो तीनों चीज़ की होती है ना, कि भाई आपका फाइनेंशियल रिस्क कितना है, बिजनेस रिस्क कितना है, और जीरो लेवल पे कितना रिस्क आ जाता है। बी रिटर्न, बी किसको चीज को डिनोट करता है? बी डिनोट करता है बिजनेस रिस्क को। एफ डिनोट करता है रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल पे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के से डिनोट करते हैं। आर को रिप्रेजेंट करता है रिस्क एट जीरो लेवल पे। बी रिप्रेजेंट क्या करता है? बिजनेस रिस्क। एफ रिप्रेजेंट आपका फाइनेंशियल रिस्क। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितने तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है हमारी? कि एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। सेकंड कम्स टू योर स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। थर्ड इज योर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एंड फोर्थ इज योर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। फर्स्ट आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम कंपनी में करते हैं। लाइक मैंने इनिशियली 10 लाख का प्रोजेक्ट लगाया है, 10 लाख का प्लांट लगाया, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जो एक बार मैं पैसा लगा चुकी हूँ। Historical costs are the costs which are incurred for the procurement of funds based upon the existing capital structure of the firm. It is the book cost, मतलब obviously, मतलब ये मुझे, मैंने जो एक्चुअल में मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट में, जो मेरा पैसा लगा है स्टार्टिंग में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट होती है जो फ्यूचर में मेरी कॉस्ट लग सकती है। फ्यूचर कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द एस्टिमेटेड फॉर द फ्यूचर। सिंपली इट इज द कॉस्ट रेज्ड फॉर एक्स्ट्रा, इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर रेजिंग अ न्यू फंड, जो मेरी फ्यूचर में कॉस्ट लग सकती है नया पैसा लगाने पे। लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग में मेरे को 10,000 रुपये लगे या 20,000 रुपये लगे पैसा रेज करने के लिए, दैट इज़ योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब पहले लग चुका है। बट फ्यूचर कॉस्ट क्या है? इन फ्यूचर मुझे और पैसा रेज करना है। लाइक इन फ्यूचर मुझे 10 लाख रुपये और रेज करने, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? किसी ब्रोकर को हायर करना पड़ा, उस ब्रोकर की 1 लाख सैलरी है, तो दैट इज़ योर फ्यूचर कॉस्ट, मतलब आगे पैसा लेने के लिए जो आपको पैसा लगाना पड़ा। स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर आपकी स्पेसिफिक यूनिट की कॉस्ट होती है। लाइक या तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा आपका, या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, या कॉस्ट ऑफ आपका रिटेन अर्निंग। तो ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर आपकी कॉम्पोनेंट की कॉस्ट होती है। सो स्पेसिफिक कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल, जो एक पर्टिकुलर सोर्स से आपके एसोसिएटेड होती है। लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंपोजिट कॉस्ट क्या होती है? जब आप इन सब चीज़ों की कॉस्ट को ऐड कर देते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ आपके डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इन सबको जब आप ऐड कर देते हो, दैट कम्स टू योर कंपोजिट कॉस्ट। तो कंपोजिट कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल टेकन टुगेदर, लाइक कॉस्ट ऑफ डेब्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब आती है एवरेज कॉस्ट। क्या है एवरेज कॉस्ट? एवरेज क्या हो जाएगा? इन सब कॉस्ट को आप ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दोगे, देन आपकी आ जाती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल सच एज इक्विटी, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच हैज इनकर्ड ड्यू टू द न्यू फंड्स दैट द कंपनी रेज और द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी ने नए फंड्स लिए। लाइक कंपनी की पहले एवरेज कॉस्ट थी, सब कुछ मिला के कंपनी की पहले एवरेज कॉस्ट आ रही थी 1 लाख रुपए। बट कंपनी ने फ्यूचर में और पैसा इन्वेस्ट करा है, और कंपनी ने और हमारी कॉस्ट आ गई अब 1.5 लाख रुपए कॉस्ट आ गई। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1.5 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 50,000, जो एडिशनल कॉस्ट लगी है, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द कट ऑफ रेट और द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कंपनी को चाहिए, जिससे कि वो अपने एक्सपेंसेस मेट कर सके। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न एसोसिएटेड विद द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द फर्म एंड इट इज द शेयर होल्डर दैट will foregone in order to take up the particular project, मतलब जो इतनी कॉस्ट अपने शेयर होल्डर को चाहिए ही चाहिए इन रिटर्न, सो दैट अपॉर्चुनिटी वो कॉस्ट हम अप्लाई कर सकें और हम इतना पैसा ले पाए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी को इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कंपनी को ले सकती है
उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। सो दिस इज द बेसिकली ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है, क्या क्या वेरियस टाइप की आपकी कॉस्ट क्या कॉस्ट हो सकती हैं, किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को डिवाइड करोगे, ये हमने पढ़ा है इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे, आपकी ईच एंड एवरी लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालोगे आप, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालोगे, उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो इन ईच को इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत मार्क्स मतलब वेटेज उनका मार्क्स का बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लाइक आपने अभी कैपिटल बेस्टिंग के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। ये आपको आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, ये निकालिए, वो निकालिए, बट इसमें तो सिंपल आपको कॉस्ट निकालनी है ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट की और सबको ऐड करना है, उनको वेट देना है। ठीक है। सो ये बहुत आपको अगर इस चैप्टर से या फिर इस यूनिट से जो हमने अभी पढ़ा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई भी डाउट होता है, प्लीज टू आस्क मी इन योर जूम मीटिंग सो दैट हम आपको ईच अच्छे से एक एक कॉम्पोनेंट का बारे में पता चल सके। थैंक यू।